ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ज्ञानवर्स एकेडमी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2A कैलकुलस का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप इंजीनियरिंग, बीएससी, पॉलिटेक्निक या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आगे करेंगे तो कैलकुलस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिलीव करो, अगर आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों बहुत ईजी लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2A कैलकुलस। कैलकुलस समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलकुलस में कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि देखिए उन बेसिक टर्म्स का डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेसिक टर्म्स का डेफिनेशन, पहले जानते हैं कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट जानिए कांस्टेंट क्या होता है। ऐसी क्वांटिटी, कांस्टेंट की डेफिनेशन बता रहा हूँ, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू समय के साथ चेंज नहीं होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू समय के साथ चेंज नहीं होगी कांस्टेंट कहलाएंगे, है ना। फिक्स रहेंगी वैल्यू, वैल्यू क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी। जिनकी वैल्यू फिक्स रहेगी उनको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, पाई, ये सब क्या है, कांस्टेंट है ना। जिसकी वैल्यू समय के साथ चेंज नहीं होती उसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। सेकंड टर्म देखिए, ये था पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या होगा हमारा, वेरिएबल। दूसरा टर्म क्या है, वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या ऐसी क्वांटिटी जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज कैरी करती है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, मैं डेफिनेशन फिर से एक बार बोलता हूं। तो वेरिएबल की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, ऐसी क्वांटिटी जो कि डिफरेंट वैल्यूज कैरी करती हैं, डिफरेंट वैल्यू टेकअप कर लेती हैं डिफरेंट सिचुएशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल जैसे कि क्या, एक्स, वाई, जेड, ये सभी क्या है, वेरिएबल है। मतलब कभी आप चाहो तो एक्स की वैल्यू 2 रखते हो, कभी आप चाहो तो एक्स की वैल्यू 5 रखते हो। सिमिलरली वाई की वैल्यू आप कभी चाहो तो 1 रखते हो, कभी चाहो तो 3 रखते हो। तो हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब जो वेरिएबल होगा जो ना बच्चों, वेरिएबल दो टाइप का होगा। वेरिएबल आर ऑफ टू टाइप। पहला वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट। क्या होता है, इंडिपेंडेंट। और दूसरा होता है डिपेंडेंट। तो नाम से ही समझ आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है, हम वैल्यू को क्या करते हैं, हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। हम वेरिएबल जो भी है ना उसको वैल्यू खुद देते हैं। तो जब अपन क्या करते हैं, वेरिएबल को खुद वैल्यू असाइन करते हैं या खुद वैल्यू देते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, असाइन करते हैं। क्या करते हैं, असाइन करते हैं वैल्यू। जैसे एक्स को हम रखेंगे 1, एक्स को हम रखेंगे 2, मतलब हम रखेंगे या हम असाइन करेंगे, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हमारे असाइन करने से जब अपन क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये है आपका एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सीखते हैं। सबसे पहले यदि मैं x के जगह 1 पुट कर दूं तो क्या होगा, y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स के जगह 1 प्लस 3। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 5। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब x की वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं और y की वैल्यू खुद ब खुद मिल रही है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, जैसे x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो x यहाँ पर कहलाएगा क्या,
एक्स कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट करने से आ रही है, मतलब वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। तो यदि वाई की वैल्यू एक्स के ऊपर डिपेंड करेगी तो वाई को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आया? ओके, ठीक है। ओके, अगला अगला टॉपिक देखिए, अगला है फंक्शन। क्या होता है फंक्शन? तो हमने देखा कि जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू चेंज कर रहे थे, वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। लेकिन आपने देखा होगा कि एक्स के वन वैल्यू के लिए, एक्स के एक वैल्यू के लिए वाई की भी एक ही वैल्यू आ रही है। मतलब यदि आप एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी 5, वैसे एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, है ना। तो देखो एक्स की, हर एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की भी एक ही वैल्यू मिल रही है ना। तो देखना यहाँ पर फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं अगर किसी एक्स के लिए एक ही वाई मिले, यदि किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल मिले, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल की एक ही वैल्यू मिले, तब उसको अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, देखो क्या है फंक्शन। देखिए फंक्शन जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स। तो फंक्शन का मतलब है हर x के लिए सिर्फ y की एक ही वैल्यू मिलती है, हर x के लिए y की केवल एक ही वैल्यू मिलती है, इसी को बोलते हैं फंक्शन। ओके, एग्जाम्पल देखिए यहाँ, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा क्या है। सपोज एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर यदि मैं x की जगह क्या रखूँ, 1 वैल्यू पुट करूँ, चलिए करके देखते हैं। तो y इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 2 1 जा क्या आएगा 2 प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा 4। तो देखिए यदि आपने x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितना मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, समझ आया। यदि हमने x का वैल्यू क्या रखा, 1 रखा, तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। आगे देखिए, तो ये हमारा फंक्शन था। फंक्शन में हम क्या किए थे, y का वैल्यू जब हम y का वैल्यू हमको 4 मिला था, जब x का वैल्यू क्या था 1, हमने क्या किया था इस फंक्शन में x का वैल्यू 1 पुट किया था, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई थी, 4 मिल गई थी। दूसरा एग्जांपल पुट करके देखिए, यदि मैं x की जगह 2 रख दूंगा तो y की जगह क्या मिलेगा। तो चलिए पुट कर दीजिए, जहां जहां x दिखे वहां वहां पर क्या पुट करना है 2। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2, जहां जहां एक्स दिखेगा वहां वहां पर क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, प्लस 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 1। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9। तो यदि मैं x की वैल्यू क्या पुट किया था बच्चों, 2 पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 9। और जब मैं 1 पुट कर रहा था तो क्या मिला, y की मिली थी, y की वैल्यू मिली थी 4। यानी देखो x की हर एक वैल्यू के लिए y की भी एक ही वैल्यू मिल रही है, x की हर एक वैल्यू के लिए y की भी एक ही वैल्यू मिल रही है। समझ आया मेरी बात। तो ये था हमारा फंक्शन। तो यदि हर x के लिए सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है y में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को फंक्शन समझ आ गया होगा। ओके, टॉपिक नंबर 2 है हमारा डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। पहले टॉपिक में हमने देखा था कुछ बेसिक डेफिनेशन, जैसे कि कांस्टेंट के बारे में जाना था, वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल की कैटेगरी, फिर फंक्शन के बारे में जाना था। इस सेकंड टॉपिक में हम जानेंगे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के बारे में, दोनों सेम चीज़ है। तो मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, सपोज कीजिए मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ओके, ये आपका फंक्शन है। यदि मैं x में थोड़ा सा इंक्रीज करूं, यदि मैं क्या करूं, x को इंक्रीज करूं, यदि मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा स्मॉल अमाउंट, कितना, स्मॉल अमाउंट, ठीक है, इस स्मॉल अमाउंट को बोलते हैं डेल्टा एक्स, इस स्मॉल अमाउंट को क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स। यदि मैं एक्स की वैल्यू स्मॉल इंक्रीज करूंगा, सपोज डेल्टा एक्स इंक्रीज कर दूंगा, तो आप जानते हो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होती है वाई की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो जैसे ही मैं एक्स में थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा डेल्टा एक्स, तो वाई में भी थोड़ा सा चेंज होगा डेल्टा वाई। ओके, एक्स में थोड़ा सा चेंज करूंगा डेल्टा एक्स, तो वाई में भी चेंज आएगा डेल्टा वाई। तो फंक्शन क्या होगा देखिए यहाँ पर, वाई इक्वल टू एफ, यदि मैं एक्स में डेल्टा एक्स इंक्रीज करूंगा तो वाई में भी क्या इंक्रीज हो जाएगा, डेल्टा वाई इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा था पहला इक्वेशन, वाई इक्वल टू एफ एक्स, है ना, ये था फर्स्ट। और यदि मैं डेल्टा एक्स यहाँ जोड़ूंगा तो यहाँ भी क्या जुड़ जाएगा, डेल्टा वाई जुड़ जाएगा। सपोज मान लो ये हमारा क्या है, दूसरा इक्वेशन है। समझ आया। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है।
पहले इक्वेशन को माइनस करना है दूसरे इक्वेशन से, तो दूसरे इक्वेशन को लिख लीजिए। क्या है दूसरा इक्वेशन था y प्लस डेल वाई, है ना, और इधर क्या था एफ एक्स प्लस डेल एक्स। अच्छा ये था, तो देखिए लेफ्ट वाले को लेफ्ट से माइनस करेंगे और राइट वाले को राइट से माइनस करेंगे, तो y प्लस डेल वाई ये यहाँ लिख दिया माइनस y इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, ओके, तो देखिए माइनस वाई है प्लस वाई आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और साथ में बच जाएगा डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, एफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस सॉरी माइनस एफ एक्स। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे किसका, डेल्टा एक्स का। दोनों तरफ किसका डिवाइड कर देंगे, डेल्टा एक्स का। तो सेम चीज को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ डेल्टा एक्स क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक है, क्या ये आपको समझ आया? ओके, ये जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आया है इसको हम बोलते हैं एवरेज चेंज और इंक्रीमेंटल रेशियो इन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ओके, so to obtain the instantaneous rate of change of y with respect to x, we can calculate delta y by delta x। तो यदि हमको एट द इंस्टेंट y की वैल्यू में कितना चेंज हुआ जानना है विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x कैलकुलेट करते हैं। यदि हमको y में चेंज जानना है x के रिस्पेक्ट में, तब अपन क्या करेंगे, डेल्टा y बाय डेल्टा x कैलकुलेट करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें और करेक्शन, थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या करना है देखिए, इसमें यदि मैं दोनों तरफ क्या लगा दूं, लिमिट लगा दूं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, इसको क्या पढ़ते हैं, टेंड्स टू जीरो, डेल्टा y बाय डेल्टा x, इधर और इधर दोनों तरफ क्या लगा दूंगा, लिमिट लगा दूंगा। यहाँ भी लगा देता हूँ लिमिट डेल्टा x टेंड टू जीरो, है ना, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दोनों तरफ में क्या लगा दिया बच्चों, दोनों तरफ में क्या लगा दिया, लिमिट लगा दूंगा। तो लिमिट लगने से क्या होता है, असल में लिमिट ये बोल रहा है कि मान लो हमारा जो चेंज आया था ना एक्स में, मान लो हमने एक्स में लगभग ना के बराबर जीरो के बराबर चेंज किया, या हम बोल सकते हैं जो एक्स में जो चेंज हुआ ना धीरे धीरे वो लगभग जीरो के बराबर है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया। ठीक है, तो यदि हम क्या करेंगे, एक्स में ना के बराबर चेंज करेंगे तो वाई में भी ना के बराबर चेंज आएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फंक्शन। तो लास्ट पन्ने में हमने ये देखा था कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो था वो ये आया था। ये जो है बच्चों, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं। ये डी वाई बाई डी एक्स को अब हम बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। ओके, तो ये कहलाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव क्या, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं इसके बदले लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बदले ये भी लिख सकता हूँ, डी वाई बाय डी एक्स। चलिए लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ओके, तो ये क्या था, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y with respect to variable x is defined as the instantaneous rate of change of y with respect to x, and it is denoted by delta y by delta x या dy by dx। तो dy by dx क्या है, it is the instantaneous rate of change of y with respect to x and it is denoted by delta y by delta x। ओके, आगे के टॉपिक देखते हैं, व्हाट्स द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ओके, तो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ओके, तो
इसको समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कोई फंक्शन सपोज करेंगे। तो मान लेते हैं कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मान लो ये फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, इधर लेते हैं एक्स एक्सिस, इधर होगा वाई एक्सिस, यहाँ होगा ओरिजिन, ठीक है। समझ आया? ओके। अब मान लो कोई भी ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका क्या आएगा, जब अपन y इक्वल टू एफ एक्स को ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ऐसा कोई कर्व आएगा, ठीक है। इस कर्व का ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन नाम देंगे p, इस वाले पॉइंट को नाम दे देंगे q, ठीक है। ओके, अब p के जो कोऑर्डिनेट है मान लो कितने हैं, एक्स वाई, और q के कोऑर्डिनेट मान लो क्या है, x प्लस डेल एक्स, और साथ में दूसरा कोऑर्डिनेट है y प्लस डेल वाई। क्या यहाँ तक के मेरी बात समझ आई है? तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का हमने कर्व बनाया। कर्व में दो पॉइंट है, यह p पॉइंट, यह q पॉइंट। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल एक्स प्लस वाई प्लस डेल वाई। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, p से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे x एक्सिस में। तो p से एक परपेंडिकुलर बनाया x एक्सिस में, ये pm, क्या बनाया, pm। वैसे ही q से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे x एक्सिस में, नाम दे देंगे qn। क्या नाम दिया, qn। ओके, समझ आया यहाँ तक के, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मान लो एक कॉर्ड है, मान लेते हैं कॉर्ड है जो कि पी क्यू कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो मान लो एक ऐसा कॉर्ड गया है, ऐसा कॉर्ड गया है, ये मान लो यहाँ पर पी पॉइंट है, मान लो एक ऐसा कॉर्ड गया है, ठीक है। इन दोनों से एक ऐसा कॉर्ड गया है, कॉर्ड अपन को ऊपर बनाना था, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना। मान लो एक कॉर्ड गया है इन दोनों पॉइंट को छूता हुआ, ये पी और क्यू से। तो लेट कॉर्ड पी क्यू मेक्स एंगल थीटा, मान लो थीटा एंगल बनाते हुए, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए क्या गया, एक कॉर्ड गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मेरे से डायग्राम बनाने में थोड़ा सा गलती हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, ह्यूमन एरर। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं कॉर्ड ऐसा बनाऊं जो कि कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये रफ डायग्राम है, देखिए पी क्यू को टच करता हुआ ऐसा है ना, थीटा एंगल बनाते हुए कॉर्ड गया हुआ है। इस कॉर्ड को ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल जो होगा बच्चों, ये भी क्या होगा, थीटा होगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर था पी एम, और यहाँ पर था क्या, क्यू एन। समझ आया? वैसी पी से एक ऐसा लाइन अपन ड्रॉ कर देते हैं ऐसा, ठीक है। इसको नाम दे दो आर, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई, ये है एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई। ओके, अच्छा। तो हमको जब भी क्या निकालना है बच्चों, स्लोप निकालना होता है ना। जब भी हमको क्या फाइंड आउट करना होता है, स्लोप निकालना होता है, या टेंजेंट फाइंड आउट करना रहता है किसी भी कर्व का, तब हम क्या यूज करते हैं, हम टिग्नोमेट्री यूज करते हैं। और टिग्नोमेट्री में क्या निकालते हैं हम, टेन थीटा, है ना। तो जब भी हमको क्या निकालना रहता है बच्चों, जब भी हमको निकालना रहता है स्लोप, या फिर हमको क्या निकालना रहता है, टेंजेंट। तो स्लोप या टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टिग्नोमेट्री में टेन थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टेन थीटा। ओके, तो यहाँ पर भी हम क्या, एक प्रकार का ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस राइट ट्राइंगल से हम क्या निकालेंगे, हम राइट ट्राइंगल से टेन थीटा निकालेंगे। तो टेन थीटा से हमको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पी, क्यू पी आर, ये क्यू पी आर देखिए ये है, यहां बना दो क्यू पी आर, क्यू, सॉरी इधर है क्यू पी आर, ये दिख रहा है। ये एंगल था थीटा, ये वाला कितना है, स्ट्रेट लाइन में मतलब कितना होगा, 90, है ना। ओके, अब यहाँ पर अपने को निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये सामने वाला। तो क्यू आर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, पी बी, पी आर क्या होगा, पी आर। यहाँ तक के समझ आया। चलिए, तो अब तक के हमने देखा था, ये हम क्या निकाल रहे थे, पी क्यू आर जो था राइट ट्रायंगल, इस पी क्यू आर से हम क्या निकाल रहे थे, स्लोप की वैल्यू यानी कि टेन थीटा कैलकुलेट कर रहे थे। तो टेन थीटा हमने क्या देखा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना आया था बच्चों, ये क्यू आर, और साथ में बेस कितना आया था बच्चों, पी आर। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने लायक बात है। ओके, ये बड़ा वाला डायग्राम जो है उसको बार बार हम दिखाएंगे, तब समझ आएगा। तो देखिए ये बड़ा वाला डायग्राम इसी का,
ये ऐसा था कुछ, यहाँ था PM, यहाँ था QN, इधर एक्स एक्सिस, दिस इज थीटा, ये क्या था R 90 डिग्री, ये भी क्या था थीटा, और ये कर्व ऐसे 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 गया था, है ना, समझ आया? ओके, तो अब इस डायग्राम को देखते जाइएगा, और इधर क्या था हमारा, इधर था हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके, ठीक है, ये है ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, तो देखिए क्यू आर जो है ये है क्यू आर, दिख रहा है आपको क्यू आर, ठीक है। अब क्यू आर को ध्यान से देखिए, क्यू आर को अपन क्या करेंगे, क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, यदि मैं क्यू एन में आर एन माइनस कर दूं तो क्या बनेगा क्यू आर, तो मैं क्यू आर के बदले क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर क्यू आर के बदले लिखूंगा क्यू एन माइनस आर एन, समझ आया? क्यू एन माइनस आर एन करने से क्या मिलेगा मेरे को, क्यू आर मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या है पी आर। तो ध्यान से देखिए जो पी आर है, ये पी आर, ये जो पी आर है ना, पी आर और एम एन क्या है, बराबर हैं, तो पी आर की जगह मैं लिख सकता हूँ एम एन, तो मैं लिख दूंगा एम एन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्यू एन माइनस, अब देखिए ये जो आर एन है, देखिए आर एन कहाँ दिख रहा है आपको, ये है आर एन, आर एन और पी एम भी क्या है, बराबर बराबर दिख रहे हैं, तो आर एन की जगह मैं लिख दूंगा पी एम, क्या लिख दिया पी एम, ओके, इसके जगह पी एम डिवाइडेड बाई एम एन, देखिए एम एन को मैं क्या लिख सकता हूँ ओ एन माइनस ओ एम, यदि मैं ओ एन में ओ एम कम कर दूँ तो क्या बनेगा एम एन, तो एम एन के बदले लिख दूंगा मैं ओ एम माइनस ओ एन, समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्यू एन कितना था, क्यू एन का कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स प्लस डेल एक्स, और था वाई प्लस डेल वाई, तो हमको क्या क्यू एन लिखना है ना, वर्टिकल कंपोनेंट देखिए क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है वाई प्लस डेल वाई, क्यू एन के बदले वाई प्लस डेल वाई माइनस पी एम, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे एक्स वाई, क्या थे एक्स वाई, है ना, तो पी एम कितना हो जाएगा वाई डिवाइडेड बाई ओ एन कितना था एक्स कोऑर्डिनेट देखिए क्या है वाई प्लस डेल वाई, तो क्यू एन के बदले ओ एम के बदले क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ओ एन कितना था, सॉरी उल्टा लिख दिया था, ओ एन माइनस ओ एम था ये, है ना, ओ एम कितना हो जाएगा केवल एक्स, तो यहाँ एक्स और एक्स कट जाएगा, यहाँ वाई और वाई कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, है ना। और याद है आपको आप क्या निकाल रहे थे, आप निकाल रहे थे टेन थीटा, क्या निकाले आपने टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या आया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यदि आपको स्लोप निकालना है ना, तो आप टेन थीटा या फिर क्या निकाल सकते हो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। ओके, अब देखिए यदि पी पॉइंट, देखना यहाँ पर, यदि ये जो पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, यदि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, यदि पी पॉइंट किसको अप्रोच करता है क्यू पॉइंट को अप्रोच करता है, यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या हो रहे हैं कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग केस, यदि पी क्यू को अप्रोच कर रहा है, यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों की वैल्यू क्या है कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस में क्या होता है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी पी और क्यू एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, पी और क्यू एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो देखिए ये है कॉड पी क्यू का कॉड ये दिख रहा है आपको, ऐसा था पी क्यू, यदि पी पॉइंट और क्यू पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी, पी और क्यू पॉइंट एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे, तब ये जो कॉर्ड है पी क्यू है ना, द कॉर्ड पी क्यू बिकम्स टेंजेंट, ये जो कॉर्ड है ना पी क्यू कॉर्ड क्या बन जाएगा टेंजेंट बन जाएगा, है ना। और ये जो पी क्यू है कितना एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा था, याद करिए ये पी क्यू कितना एंगल बना रहा था थीटा एंगल बना रहा था, किससे एक्स एक्सिस से। तो स्लोप कैसे निकालेंगे देखना, स्लोप निकालेंगे कैसे, स्लोप निकालने के लिए आप बोलोगे स्लोप इक्वल टू आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू टेन थीटा, और हमको पता है ये जो है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों डी वाई बाय डी एक्स, है ना, समझ आया?
ओके, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो हम क्या बोलेंगे, दस वी कैन से दैट द geometrically the differential coefficient of y with respect to x at any point is equal to the slope of the tangent to the curve representing y equal to fx at that point. ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको समझ आया क्या बोला? ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमको क्या कंक्लूड हो रहा है कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है ना, ज्योमेट्रिकली वी कैन से दैट द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x at any point is equal to the slope of the tangent to the curve which represents y equal to fx at that point. ओके, बहुत सारी लोगों को क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस हिंदी में समझ नहीं आएगा, मैं बहुत सारा हिंदी में बोलता हूँ, इसलिए कई बार मैं स्टेटमेंट इंग्लिश में भी बोलूँगा ताकि दोनों टाइप की ऑडियंस को मैं कवर अप करता हुआ चलूँ। तो ये था आपका आज तक का टॉपिक, डिफरेंशियल कैलकुलेशन। आज हमने क्या क्या देखा, कैलकुलस में देखा था हमने कांस्टेंट, वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, फंक्शन, फिर मैंने बताया डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेशन के बारे में, डेरिवेटिव के बारे में, फिर आज तीसरा टॉपिक हमने कवर किया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो आप मुझे इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना होगा, न्यूमेरिकल वगैरह पूछना होगा क्लास 11-12 लेवल का या JEE लेवल का, तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अगर चैनल अगर सही अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।